दोस्तों, हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, राइट? हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स या टैक्स का चक्कर है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा कोई झगड़ा या संकट सीधे आपकी जेब पर कैसे असर डालता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रिपल इफेक्ट को समझेंगे, यानी एक ऐसी लहर जो दूर कहीं उठती है पर हमारी पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख देती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब सोचिए 3000 किलोमीटर दूर कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और उसका असर बेंगलोर या दिल्ली में आपके घर के राशन के बिल पर पड़ रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एक ग्लोबल क्राइसिस जो नक्शे पर बहुत दूर दिखाई देता है, वो कैसे हमारे घर के बजट में सेंध लगाता है, ये आज हम इस विश्लेषण में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये एक छुपे हुए जाल की तरह है। हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे कई शहरों में पेट्रोल और डीजल पर अचानक से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब 3 रुपये सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन ये कोई छोटा झटका नहीं है, खासकर तब जब खुद प्राइम मिनिस्टर ने आके फॉरेन एक्सचेंज बचाने और ईंधन का इस्तेमाल संभल कर करने की अपील की हो। ये 3 रुपये का उछाल तो बस एक लंबी चेन का आखिरी सिरा है, जिसका भारी दबाव तेल कंपनियां पिछले कई हफ्तों से झेल रही थीं। तो आखिर तेल कंपनियां मजबूर क्यों हुईं? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 बड़े सॉलिड कारण हैं। पहला, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल काफी महंगा हो गया है। दूसरा, ग्लोबल शिपिंग रूट्स में लगातार दिक्कतें आ रही हैं जिससे सप्लाई चेन टूट रही है। तीसरा, रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ गई है। और चौथा, जो सबसे बड़ा सिरदर्द है, हमारा कमजोर होता रुपया। रुपया डॉलर के मुकाबले 95.76 के लोवेस्ट लेवल पर आ गया। अब चूंकि तेल डॉलर में खरीदा जाता है, तो तेल की कीमत ना बढ़ने पर भी कमजोर रुपये की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल अपने आप बढ़ जाता है। और यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में हैरान करता है। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। जी हाँ, 88%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें ग्लोबल झटकों के आगे बिल्कुल सेंसिटिव बना देता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस इंपोर्टेड तेल और एलएनजी का लगभग आधा हिस्सा होर्मुज जलडमरो मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है। अभी हाल ही में ईरान पर हुए यूएस इजरायली हवाई हमलों के बाद इस क्रूशल रास्ते को बंद कर दिया गया था। और गेस व्हाट, यहीं से सप्लाई चेन का असली क्राइसिस शुरू होता है। इस झटके की असल गंभीरता समझनी है तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। क्राइसिस से ठीक पहले फरवरी में इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत थी $69 प्रति बैरल। लेकिन जैसे ही होर्मुज स्ट्रेट में डेली गुजरने वाले 1300 जहाज़ों की गिनती गिरकर 10 से भी कम रह गई, मार्च आते आते कच्चे तेल की कीमत $157 प्रति बैरल के रिकॉर्ड पीक पर पहुंच गई। यानी एक ही महीने में दाम दुगने से भी ज्यादा। ये इतिहास के सबसे बड़े सप्लाई शॉक्स में से एक है, लिटरली। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 140 उत्पादों के इस जाल को, यानी हमारी छिपी हुई अर्थव्यवस्था को। इस पूरे इम्पैक्ट को एक्यूरेटली मापने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया है, जिसे लियोन्टिव इनपुट आउटपुट प्राइस मॉडल कहते हैं। नाम थोड़ा भारी है, पर इसका काम बड़ा सिंपल है। ये मॉडल हमारी इकोनॉमी को एक बड़े से जुड़े हुए जाल की तरह देखता है। जैसे स्टील बनाने के लिए कोयला चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए नेचुरल गैस और फूड प्रोसेसिंग के लिए खेती। तो जब हॉर्मोज बंद होने से कच्चे तेल जैसा इनपुट महंगा होता है, ये मॉडल बिल्कुल पिन पॉइंट करता है कि कैसे ये महंगाई सप्लाई चेन में आगे बढ़कर हर उस प्रोडक्ट को महंगा करती है जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ हो, एकदम चेन रिएक्शन की तरह। और इस मॉडल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो सच में आंखें खोलने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा या किसी एक सेक्टर का झटका नहीं है, बल्कि एक सिस्टम वाइड क्राइसिस है। इकोनॉमी के 140 में से 122 प्रोडक्ट्स यानी पूरी अर्थव्यवस्था का 87% हिस्सा, उन सभी की कीमतों में 1% से ज्यादा का उछाल आया। जरा सोचिए, इकोनॉमी में प्राइसेस पर पड़ने वाले टोटल इम्पैक्ट में से 71% हिस्सा तो अकेले कच्चे तेल का है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कपड़ा, दवाइयां और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स भी कच्चे तेल पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार और हैरान करने वाले हिस्से पर, एम्प्लीफिकेशन चेन यानी महंगाई बढ़ने का इनडायरेक्ट साइकिल। होता क्या है? कच्चे तेल का असर पहले ऑर्गेनिक केमिकल्स पर पड़ता है, वहां से फर्टिलाइजर्स पर, और फिर फाइनली ये हमारे खाने पीने और खेती की लागत को बढ़ा देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। कच्चे तेल की वजह से फर्टिलाइजर्स पर जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो सिर्फ 0.19% का होता है,
लेकिन जब यही झटका इकोनॉमी के अलग अलग फेजेस से घूमकर वापस आता है तो ये 90 गुना बड़ा हो जाता है और आखिर में फर्टिलाइजर्स पर 17.8% का भारी प्राइस हाइक लगता है ना हैरानी की बात? चलिए अब देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी आम आदमी पर इस महंगाई का क्या अनुमान है। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के इन नंबर्स पर ध्यान दें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि महंगाई की सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ रही है। फूड एंड बेवरेजेस और ट्रांसपोर्ट को ही मिला लीजिए, टोटल इन्फ्लेशन का आधे से ज्यादा हिस्सा तो बस इन्हीं दोनों का है। ट्रांसपोर्ट, जहां सबसे ज्यादा ईंधन लगता है, अकेले 23.5% का योगदान दे रहा है। और खाना पीना, जिसका इस इंडेक्स में सबसे बड़ा वेटेज है, वो सीधा सीधा फर्टिलाइजर्स और ट्रांसपोर्ट के महंगे होने की वजह से आम आदमी का बजट बिगाड़ रहा है। पर रुकिए, यहाँ थोड़ी सी राहत की बात भी है। खुशकिस्मती से फैक्ट्री या होलसेल लेवल पर जो महंगाई आती है वो पूरी की पूरी तुरंत हम कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचती। इसे इकोनॉमिक्स में पास थ्रू रेशियो कहते हैं। इसका मतलब है कि होलसेल में कीमत बढ़ने का कितना हिस्सा रिटेल दुकानों तक आएगा। अक्सर क्या होता है, कंपनियां थोड़ा नुकसान अपने प्रॉफिट मार्जिन से सह लेती हैं या फिर सरकार टैक्स में कटौती करके बीच में आ जाती है। इसी वजह से वो 4.48% की महंगाई हमें कल सुबह उठते ही नहीं दिखेगी, बल्कि आने वाले 12 से 18 महीनों में इसका लगभग 35 से 50% हिस्सा ही हम तक पास थ्रू होने की रियलिस्टिक उम्मीद है। और अगर फोरकास्ट पर नजर डालें तो फिगर सच में थोड़ा सुकून देते हैं। भले ही महंगाई आरबीआई के 4% के आइडियल टारगेट को पार कर जाएगी, लेकिन इन पास थ्रू कैलकुलेशंस की वजह से इन्फ्लेशन का पीक 5.0% से 5.6% के आसपास रहने का अनुमान है। मतलब इन मुश्किल हालात में भी महंगाई आरबीआई के 2 से 6% के टॉलरेंस बैंड के अंदर ही रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से पास थ्रू रेशो 75% से ऊपर चला गया, तब ज़रूर ये लिमिट टूट सकती है। तो सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? पॉलिसी मेकर्स के पास क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? यहाँ कुछ बेहद ज़रूरी कदम है। सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए गल्फ कंट्रीज़ के अलावा दूसरी जगहों से कच्चा तेल और एलएनजी जल्दी से जल्दी सिक्योर करना, क्योंकि इंपोर्टेड एनर्जी ही इस पूरे क्राइसिस की जड़ है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी की छूट को एक्सटेंड करना होगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, देश की डोमेस्टिक गैस को बाकी इंडस्ट्री से हटाकर प्राइमरीली फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए डाइवर्ट करना होगा, ताकि खाने पीने की महंगाई को रोका जा सके। साथ ही सब्सिडी देकर रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना भी ज़रूरी होगा। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर होर्मुज स्ट्रेट का ये ब्लॉक होना महीनों तक चलता रहा तो क्या होगा? अभी तो चलिए सरकार ने टैक्स घटा दिए और कंपनियों ने अपने मार्जिन कट कर लिए ताकि हम बचे रहें। पर जब ये सारे फाइनेंशियल बफर्स या बचत खत्म हो जाएगी, तब क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी महंगाई के इस बांध को टूटने से रोक पाएगी? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आने वाले दिनों में अर्थशास्त्रियों और हम सभी को बहुत करीब से नजर रखनी होगी। इस कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद ज़रूरी टॉपिक के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।